हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं और एंड तक ज़रूर देखना। पता लगे आप एंड तक गए नहीं लंबी वीडियो देखकर, और जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए वो मैंने एंड में ही करा रखा हो। तो एंड तक ज़रूर देखना। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी 5th यूनिट, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो, अभी अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद अपन ने फ्रैक्शन, डेसिमल पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा। ये पूरा जो अभी मैंने बोला किसका पार्ट है? रियल नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज की? माइंड में आया कभी क्वेश्चन? वैसे रोज़ ही बोलते होगे कि यार कौन है जिसने इतना बना दिया है और इतना पढ़ना पड़ रहा है। देखो बताते हैं ये कहाँ से आया। कंसेप्ट ऑफ आयोटा। मान लो अंडर रूट में कोई नंबर है जो नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। अंडर रूट का क्या मतलब है? जैसे अगर ये लिखा है तो ऐसी एक संख्या जिसको 2 बार उसी से गुणा करने पर, मतलब उसी को खुद से गुणा करने पर वापस ये आ जाए। तो ऐसी या तो दो संख्या कौन सी हो सकती है? एक तो 4 × 4, और अगर एक अपन -4 × -4 करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आता है? 16 आ रहा है। तो या तो इसका आंसर क्या हो गया? √16 का +-4, यही लिखते हैं अपन। अब जैसे मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन बीच में लगा दिया तो 4 × 4 करने पर 16 आ रहा है, -4 × -4 करने पर भी 16 आ रहा है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, मतलब ना तो इसका आंसर 4 हो सकता है ना ही -4। तो आखिर इसका आंसर है क्या? ये सवाल किसी के मन में उठा तो उसने कंसेप्ट ऑफ आयोटा दिया। क्या किया उसने? ये जो √16 लिख रखा है, -16 को अलग कर दिया और -1 को अलग कर दिया। पहले तो √16 की वैल्यू अभी अपन ने देखी क्या होती है? +-4। तो ये +-4 यहाँ पर लिख दिया इसका आंसर, और ये जो -1 है इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। फिर ये √-1 यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी नंबर मान लिया, वो क्या होता है? आयोटा। सिंपल। तो ऐसे आयोटा की खोज हुई। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखो, √a और √b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम नॉर्मल क्या लिखते हैं? √ab। इफ़ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये एप्लीकेबल होगा। और कब एप्लीकेबल होगा? आइदर वन इज़ पॉजिटिव। इन दोनों में से अगर कोई एक नंबर भी पॉजिटिव है तो ये एप्लीकेबल होगा, वरना ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अभी अपन ने जो एग्जाम्पल देखा उसमें ये दो नंबर ले लो, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव है, दूसरा वाला क्या है? नेगेटिव। तो इन दोनों को नॉर्मल अपन मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी अपन ने यहाँ पे क्या लिख रखा है? बराबर का साइन लगा रखा है। सिंपल। या फिर अगर अपन ने 16 लिख रखा है पॉजिटिव वाला, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो ये कब एप्लीकेबल हो रहा है? या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। अगर सपोज करो दोनों नेगेटिव निकल जाएं, -4 × -4, ठीक है, तो इसको आप √16 नहीं लिख सकते हो। इसको आप क्या नहीं लिख सकते हो? √16 नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो ये अलग कैसे होगा? अगर होगा तो ये इसको, मतलब यहाँ पर √16 आ रहा है, मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, 4 × -1 और यहाँ पे 4 √-1, ठीक है। ये दोनों अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आयोटा। अभी अपन ने पढ़ा था √-1 हो तो अपन क्या लगाते हैं? आयोटा। इधर भी इसका आंसर क्या आएगा? 4, मतलब यहाँ मान लो 16 है, या 4 ही रहने दो, यहाँ पर 2 मान लो, 2 आयोटा, इधर भी 2 आयोटा। आंसर क्या आया? 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, अभी आगे बताऊंगी। तो यहाँ -4 आंसर आ रहा है कुल मिला के, है ना। और इसको जब आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। √16 यानी 4, और यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग लिखा तो आंसर क्या आ रहा है? -4।
कुल मिला के अंडर रूट में यहाँ पर -4 और -4 है, इसको अपन 16 लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा गलत बता दिया होगा, 16 लिख सकते हैं। 16 लिखने पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर जब हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4। तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल, बराबर तो आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता लगा इफ़ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो जाएं, ए और बी दोनों ज़ीरो से छोटे हों, तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। गॉट इट? ये हमारी कुछ बातें थी। उसके बाद देखो, अभी हमने पढ़ा आयोटा -1, अंडर रूट -1 यानी आयोटा। अगर अपन दोनों साइड इक्वल के स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। अगर दोनों साइड अपन क्या कर दें, इधर वापस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, इस वाली इक्वेशन में अपन ने क्या किया, दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर तो आयोटा क्यूब हो गया और इधर क्या रहा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। या अपन नॉर्मल इसको माइनस आयोटा यहाँ से लिख सकते थे सेकेंड इक्वेशन से, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। आयोटा स्क्वायर हमारा क्या आया, -1। अभी मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर -1 कैसे आया जो, तो ये हमने देख लिया। आयोटा क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सेकेंड इक्वेशन से डॉट आयोटा, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 दैट इज़ 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि अगर इसकी पावर 4 होती है तो हमेशा वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन से अपन ने क्या जाना, ये 4 रिजल्ट हमारे सामने आए। आयोटा यानी अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 1। सिंपल, ये हमें पता लगा। यहाँ से एक और चीज़ खास करके निकल के आती है, जब भी आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आयोटा की टर्म्स देखने को मिल जाए, जैसे अगर आप देखोगे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है, ये लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, इधर आयोटा की पावर 1 2 3 4, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा 0, आयोटा का तो मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, इसको हटाओ, आयोटा 1 यानी आयोटा, आयोटा का स्क्वायर यानी -1, आयोटा क्यूब यानी माइनस का आयोटा, और इधर आयोटा 4 यानी +1, तो +1 -1 कैंसिल, इधर आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल, आंसर क्या आया, 0। तो कभी भी 4 लगातार टर्म्स मिल जाए, आपको ऐसे देकर एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा, आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 24 प्लस आयोटा की पावर 25 या 100 तक चला जाए, आयोटा की पावर 26, तो 4 लगातार टर्म्स आ रही है तो इनका सम हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट हमें पता लगा। उसके बाद देखो, आयोटा की पावर 4n, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और ऊपर n। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1, और 1 की पावर कितनी भी लगा दो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 1 करोड़ लगा दो तो भी आंसर तो 1 ही आएगा, है ना। यहाँ पर देखो, इससे हमें क्या पता लगा कि अगर कभी भी आयोटा की पावर कोई ऐसी संख्या हुई जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड होती है, तो हमेशा हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे अगर मैं लिखूँ आयोटा की पावर 200, तो 200 जो है 4 से डिविजिबल है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे पता लगा, क्योंकि हमें उसकी पावर देखनी है कि क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। सिंपल, अगर उसमें 1 रिमाइंडर बच रहा है, अगर वो पूरी विभाजित नहीं हो रही है, एक रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इधर आयोटा की पावर 4n को अपन ने अलग कर दिया, इधर आयोटा अलग हो गया, तो आयोटा ही बचा हमारे पास, क्योंकि इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि आयोटा की पावर 4n क्या होता है, 1 होता है, तो इधर हमारे पास आयोटा बचेगा। सपोज करो यहाँ 200 की बजाय क्या आ जाए, 201 आ जाए, तो अब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 से डिवाइड करने पर 1, तो 1 रिमाइंडर बचते ही आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा। वैसे ही 2 रिमाइंडर बचते ही आयोटा मतलब -1, 3 रिमाइंडर बचते ही माइनस आयोटा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
और आयोटा की पावर्स अगर 4 की टेबल वाली हो, 4 से डिविजिबल वाली हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल, ये चीज़ अभी हमने समझी। उसके बाद भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इफ़ a and b are real numbers, then a number z equals to a plus iota b is called complex number। देखो, हम नॉर्मली ये क्या बोल रहा है कि हम z से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, z बराबर a प्लस आयोटा b, जिसमें a और b क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स। a और b रियल नंबर्स होंगे, ध्यान रखना। और नॉर्मल देखा जाए तो रियल नंबर a इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ z। z का कौन सा पार्ट कहलाएगा, रियल पार्ट। और वहीं पर अगर b की बात की जाए, क्योंकि b किसके साथ आ रहा है, आयोटा के साथ, तो b क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो c या फिर z, और उस पर ऐसे बीच में डैश लगा दिया जाए। तो a प्लस आयोटा b जो है, उसमें a जो है हमारा रियल पार्ट है z का, z यानी दिस वन। इसका रियल पार्ट पूछे तो a लिखोगे, इसका इमेजिनरी पार्ट पूछे तो b लिखोगे विथ साइन, इमेजिनरी पार्ट z। ठीक है, आयोटा जहाँ पे -√-1 है, और a और b क्या है, हमारे रियल नंबर्स है। ये मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल देख लो, अगर इसमें आपको पूछे a बताओ, तो a यानी -2 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट पूछे तो -4। सिंपल। अब याद रखना, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, पूरा मतलब जो है काल्पनिक कब होगा, जब उसका वास्तविक पार्ट जो है वो 0 हो जाए, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए, तब वो प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली यानी पूर्ण तरीके से रियल कब होगा, जब इमेजिनरी 0 होगा। सिंपल। तो अब एडिशन अब अपन देखेंगे कि इसमें ऑपरेशन कैसे लगते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अपन को नॉर्मल नंबर्स का तो पता है, 4 + 2 करेंगे तो 6 आता है, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने पर क्या आता है, आइए देखते हैं। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले रखे हैं, इनको ऐड करोगे तो a1 a2 आपस में ऐड होंगे, रियल पार्ट, और आयोटा इधर कॉमन आ जाएगा। ऐड क्या होगा, b1 और b2, क्योंकि आपस में रियल नंबर आपस में ऐड होते हैं, है ना। तो ये सिंपल ऐड करने पर क्या आया हमारे पास, a1 + a2 प्लस आयोटा कॉमन b1 + b2। एडिशन इज सिंपल। अब इसके रिलेटेड अपन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सेम जैसा अपने नॉर्मल अर्थमेटिक में होता है, वैसे ही यहाँ पर कम्यूटेटिव z1 + z2 करो या z2 + z1 करो, बात एक ही है। 4 + 3 करो या 3 + 4 करो, ये अपन किस में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में। यहाँ पर z और z का क्या मतलब है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल, ये मैंने केवल एग्जाम्पल देने के लिए बताया। एसोसिएटिव, पहले 2 जनों को ऐड कर दो, जनों नहीं मतलब नंबर को ऐड कर दो, देन उसमें तीसरा नंबर ऐड करो, या एक नंबर को छोड़ के बाकी के 2 ऐड कर दो, फिर ये पहला वाला इसमें ऐड करो, बात एक ही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले एक वर्ड पे फोकस करो, आइडेंटिटी यानी जैसे मेरी आइडेंटिटी है, मेरा यूट्यूब चैनल है फ्री गाइड, जो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत शरारती बच्चे हो, पर कोई नहीं। तो ये मेरा चैनल का नाम है फ्री गाइड, तो ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं फ्री गाइड नाम से जानी जाती हूँ। गॉट इट। तो आइडेंटिटी मतलब खुद का खुद ही, है ना। अपन ऐसा इस नंबर पे क्या करें कि ये वापस z ही आ जाए, तो अपन ऐसा क्या करें, क्या इसमें जोड़ें। एडिटिव आइडेंटिटी पूछ रहा है, तो अपन इसमें ऐसा क्या जोड़ें, क्वेश्चन मार्क, क्या जोड़ें कि वापस z आ जाए। तो अब आपको लग रहा होगा यार इसमें 0 जोड़ दे हैं तो वापस z ही आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 0 + 0 आयोटा, इसका रियल पार्ट भी अपन ने 0 कर दिया, इमेजिनरी पार्ट भी 0 ले लिया, तो हमारे को वापस z ही मिल गया। तो ये जो है 0 + 0 आयोटा, ये हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स,
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। पहले अपन ने किस पे फोकस किया था? आइडेंटिटी वर्ड पे। अब यहाँ किस पे फोकस करेंगे? इनवर्स पे। इनवर्स यानी इसमें अपन ऐसा क्या जोड़े हैं कि आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट अपन ने क्या माना? ज़ीरो माना। ये अभी अपन ने देखा था ज़ीरो। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर क्या आ जाए? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ज़ीरो आ जाए। तो अपन इसमें ऐसा क्या जोड़ सकते हैं? -z। अगर इसमें अपन -z जोड़ दें तो आंसर वो का वही आ जाएगा, सिंपल। तो -z यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स हो गया। जैसे एग्जांपल, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो क्या लिखोगे? -z कर दो, जो साइन है वो दोनों बदल दो, 2 - 3 आयोटा। इधर 2 का साइन चेंज हो गया, 3 का साइन भी चेंज हो गया, सिंपल। तो ये हमने देखा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये दो वापस अगेन सेम नंबर लिए, z1 और z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इनको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रैकेट्स को इस तरीके से लिखा जाता है मल्टीप्लाई करके, a1 a2 प्लस आयोटा b2 a1। ये रहा, पहले a1 को a2 से किया, उसके बाद a1 को इधर आयोटा b2 से किया, तो ये आ गया। उसके बाद इस वाले को लिया अपन ने, इसको इससे किया तो आयोटा b1 a2, फिर इसको इस वाले से किया तो आयोटा b1 आयोटा b2, यानी आयोटा स्क्वायर b1 b2। आयोटा स्क्वायर क्या होता है अपना? -1। -1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर का साइन माइनस हो जाएगा, तो इसको मैंने इधर लिख दिया a1 a2 - b1 b2। इन दोनों में देखो आयोटा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन ले लिया, b2 a1 प्लस b1 a2, सिंपल। तो ये हमारा क्या आ गया? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास ये फॉर्म आ गई कि a1 a2 - b1 b2 एंड दिस, सिंपल। अब मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो सेम कम्यूटेटिव, इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे, बात सेम है। एसोसिएटिव में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे से करो, या पहले आगे के दो को मल्टीप्लाई कर दो फिर इससे करो, ठीक है, दोनों क्या है? बराबर। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अंदर दो एडिशन में है, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस होके ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो चाहे ये लिखो चाहे ये, बात एक ही है। अब अपन देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी, आइडेंटिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? ऐसा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करो और आंसर आइडेंटिटी यानी सेम खुद ही आ जाए। आइडेंटिटी में मैंने बताया कि इस संख्या से मल्टीप्लाई करो या ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, वापस वो का वही इक्वल के सामने वो का वही नंबर आ जाए। और इन्वर्स में मैंने क्या बताया कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए इक्वल के सामने, और वो आइडेंटिटी क्या होगा? ऐड के केस में 0, मल्टीप्लाई के केस में 1। देखो कैसे होगा 1? z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर z ही आ जाए। तो अगर अपन z इंटू 1 करें तो आंसर क्या आएगा? z। तो सेम यहाँ पर 1 + 0 आयोटा, अगर यहाँ 1 + आयोटा ले लेते हैं तो आंसर कुछ और ही आ जाता, z नहीं आता, फिर हमारा उसमें आयोटा ऐड हो जाता, और है ना। तो यहाँ पर हमने रियल पार्ट को 1 ले लिया, बाकी इमेजिनरी को 0 ले लिया, है ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गई हमारी, क्या? 1 + 0 आयोटा। गॉट इट। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो इसको कि आंसर क्या आ जाए? 1 + 0 आयोटा आ जाए। तो 1 + 0 आयोटा कब आ सकता है? जब अपन 1/z कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तब ये हो सकता है। इसी रेसिप्रोकल को अपन क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे करेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल? देखो इधर नॉर्मल इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया, लेकिन बात अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अपन को इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। 4 + 3 आयोटा, नीचे भी इधर 4 + 3 आयोटा, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर तो यही बचा, नीचे क्या हो गया? a - b, a + b की आइडेंटिटी लग गई, तो a² - b²। तो हमारा आंसर क्या आ गया? दिस वन। होप यू गॉट इट। अगर अपन देखें यहाँ माइनस आयोटा,
माइनस आयोटा को अपन मतलब इसका अगर अपन को निकालना हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो कैसे निकालेंगे? तो 1 माइनस आयोटा करेंगे, सिंपल। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा, जो भी हो उसको अपॉन में लिख दो। तो ये जो भी है उसको अपॉन में लिख दिया। फिर अपन क्या करेंगे, आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्योंकि अपन जब भी रैशनलाइज करते हैं ये आयोटा वाला साइन जो है वो ही चेंज होता है, इधर वाले साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको नॉर्मल हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या आया माइनस आयोटा, नीचे क्या आया आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर क्या रह गया केवल आयोटा। तो इससे एक बात समझ आई, -1 आयोटा को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह या आपके एमसीक्यू में भी काम आ सकता है, सिंपल। तो ये अपन ने देखा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और दोनों की प्रॉपर्टीज़। एक अपन ये छोटा सा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, वो देख लेते हैं, फिर आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब आने वाले हैं तो वो देखेंगे। फिर फैक्टराइजेशन जब ऐसे अंडर रूट में दे रखा हो या इसके जो फैक्टर्स है वो आयोटा में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, तो कैसे करेंगे, b² - 4ac। तो यहाँ क्या है b यानी यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a यानी √2, c यानी √2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 - 8 कितना हुआ -7। नॉर्मल इस फॉर्मूले में पुट किया, -1 दिस, तो यहाँ पर √7 आयोटा हो गया, -1 को क्या लिख दिया आयोटा, और नीचे 2√2 एज इट इज़, 2a यानी 2√2। तो ये इसके हमने क्या निकाल दिए, फैक्टर्स निकाल दिए, सिंपल। आई होप यू गॉट इट। अब अपन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट यानी क्या होता है भाई, ये जैसे नॉर्मल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऊपर अगर अपन बार लगा दें, इसको कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बार लगा दिया हमने। कॉन्जुगेट का मतलब जो आयोटा वाला साइन है, आयोटा जहाँ भी आ रहा है उसका साइन हमें चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ लिखा है -3 + 2 आयोटा, तो हमें आयोटा का साइन चेंज करना है, -3 - 2 आयोटा। एक और एग्जाम्पल देखो, -3 + आयोटा। अब इसका बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, -3 आयोटा -5, भाई बाद वाला साइन हमेशा चेंज हो ऐसा थोड़ी मैंने बोला। मैंने क्या बोला, आयोटा का साइन चेंज करना है, आयोटा चाहे आपको इधर दें या इधर, ऑर्डर में कंफ्यूज मत हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 आयोटा + 5। इस 5 का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, आयोटा का साइन चेंज करना, सिंपल। तो ये हमारा कॉन्जुगेट है। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं भाई। पहले अपन इसका कॉन्जुगेट करें, वापस से उसका कॉन्जुगेट करें तो हमें वो का वही मिल जाएगा जो पहले था। भाई देखो, पहले अपन ने क्या किया, 4 लिखा, फिर अपन ने मान लो -4 लिखा, फिर अगर अपन इसका वापस बाहर कर दे तो वापस 4, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ना। तो सेम हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, a + आयोटा b है, इसका अपन पहले बाहर करते हैं, तो a - आयोटा b हुआ। इसका अपन वापस से बाहर कर रहे हैं तो वापस क्या आ गया, a + आयोटा b। तो ये जो पहले था वो का वही आ गया, तो वही सेम चीज़ प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पर लिख रखी है ना। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर प्लस माइनस है और ऊपर पूरे पे बार लगा रखा है, तो हम उसको ऐसे इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बार जो है इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो भी सेम, इधर ये मल्टीप्लाई वाले इधर इधर अलग हो गए। डिवाइड में दे रखा है तो डिवाइड में भी ये बार हमारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सिंपल। उसके बाद देखो, ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहले अपन ने क्या किया, z की पावर n किया, z की पावर n करने पर फिर हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला। यहाँ पर हमने पहले इसका कॉन्जुगेट निकाला, उसके बाद उसकी पावर n किया, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। कैसे, आपको एग्जांपल लेके बता देती हूँ मैं। मान लो a + आयोटा b, इसका अपन पहले क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद अपन इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालेंगे। स्क्वायर करने पर क्या आएगा, a² + आयोटा स्क्वायर b² + 2 आयोटा ab।
तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 आयोटा ए बी, ये आया। अब इस पूरे पे अपन को बार लगाना है, यहाँ पर ये बार भी तो है, अभी अपन ने केवल स्क्वायर ओपन किया था, पूरे पे बार लगाया तो रियल पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, 2 आयोटा ए बी। तो अपना आंसर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए बी। ठीक है, ये आंसर ध्यान रखना। उसके बाद अब अपन इधर वाला केस लेते हैं। पहले इस ए प्लस आयोटा बी का अपन क्या कर देते हैं, बार कर देते हैं, कॉन्जुगेट कर देते हैं। उसके बाद अपन इसका स्क्वायर करेंगे, तो कॉन्जुगेट करो भाई, ए माइनस आयोटा बी। अब इसका अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर वापस अगेन क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, तो उसका मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। फिर माइनस 2 आयोटा ए बी, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, -2 ए बी। तो पहले भी अपना ये आंसर आया था, अभी भी यही आ रहा है, तो ये दोनों अपने क्या हो गए, बराबर हो गए, सिंपल। तो ये अपन ने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ देखी। उसके बाद दो और प्रॉपर्टीज़, अगर अपन z प्लस जेड बार करें या कॉन्जुगेट करें तो क्या हो जाएगा, देखो z और z बार क्या है, यही है, आयोटा का साइन चेंज हो गया बस, तो ये इसका बार हो गया। इन दोनों को ऐड करो तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इधर क्या बचा, 2a, a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। तो इन दोनों को ऐड करने पर आयोटा का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ, यहाँ माइनस लगा दूँ और यहाँ प्लस, तो a और a कैंसिल हो जाएंगे इस बार, और आंसर क्या आएगा, 2 आयोटा b। तो 2 आयोटा b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सिंपल, ये आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखो, अगर z बराबर z बार कब हो सकता है, कब इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा, जब z इज़ प्योरली रियल, जब z जो होगा हमारा क्या होगा, प्योरली रियल होगा। जैसे z 4 है तो z बार भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज होता है। जब ये पूरा रियल है तो साइन तो चेंज ही नहीं हुआ, है ना। और z प्लस z बार 0 कब हो सकता है, जब ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, पूर्ण तरीके से काल्पनिक है। जैसे मान लो z बराबर -3 आयोटा, तो z बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आयोटा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, सिंपल। तो ये हमने इसका देखा कॉन्जुगेट। अब अपन देखते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे निकालते हैं, पहले अपन इसको लिखते हैं मोड z, जिसमें हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते हैं। ये कैसे आया वो भी मैं अभी आगे वाले पोर्शन में बताने वाली हूँ, अभी इसको ध्यान में रखो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, ये एग्जाम्पल है, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 13 इसका क्या आ गया, मोड z आ गया हमारा। इसकी भी फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मोड ऑफ z करो या z के कॉन्जुगेट का मोड करो या -z का मोड करो या -z कॉन्जुगेट का मोड करो, आंसर चारों का क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि देखो मॉड्यूलस में क्या हो रहा है, हमारे रियल पार्ट का भी स्क्वायर हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर हो रहा है। तो चाहे वो आप उसको पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो, उन दोनों का साइन कुछ भी हो, हमेशा स्क्वायर होने पर वो दोनों क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव ही बनेंगे। तो इसलिए इन चारों का आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, z डॉट z बार यानी a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, या जो भी इसका आंसर आ रहा होगा। अंडर रूट होता है मोड z यानी, पर यहाँ पर मोड z का स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। आप खुद से करके भी देख सकते हैं, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी क्लियर। उसके बाद इधर देखो, ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में मोड डिवाइड हो गए, इधर यहाँ डिवाइड में दे रखे हैं तो ये दोनों अलग अलग इस तरीके से मोड अलग अलग बट गए। छठा देखो,
पहले तो मोड जेड की पावर एन किया या जेड की पावर एन करने के बाद मोड किया, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये पाँचों क्लियर हो गई होगी। ये वाली प्रॉपर्टी आर डी शर्मा में लिख रखी थी, आप एज इट इज़ ध्यान रख सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो तो ठीक, नहीं तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, ये बस मैंने लिख दी है। अब अपन देखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। पहले तो ये देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, अपन पहले ले रहे थे a प्लस आयोटा बी, यहाँ पर x प्लस आयोटा y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p x, y ऑन द प्लेन विच इज़ नोन एज आर्गेंट और गॉसियन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोल रहा है भाई ये, जब अपन है ना नॉर्मल कोई सा भी पॉइंट है, 3,4 ले लो, -4,3 ले लो, अपन उसे एक प्लेन एक्स वाई प्लेन में डिनोट करते हैं, यही हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन पढ़ते हैं। लेकिन अगर अपन को कोई कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसके अगर डिनोट करना हो जिस प्लेन में, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम उसे इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे x प्लस आयोटा वाई, इसको अगर ग्राफ में बताना हो तो हम किस तरीके से बताएंगे, यहाँ ये वाली जो है क्या कहलाएगी, x, ये वाली जो पोजीशन है वो क्या कहलाएगी, y, है ना। यहाँ पर जो आ रहा है ना इसका y कहलाएगी। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिनोट करना हो तो हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ z। वो मैंने बोला था ना कि वो वाला कैसे आया, मैं आपको आगे फर्दर पोर्शन में बताऊंगी, तो इधर देखो। एंड डिनोटेड बाय दिस। हमारा एक्चुअली में मोड z क्या होता है, हमने किसी पॉइंट को अगर आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन में डिनोट करा है, उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, उस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस या फिर क्या बोल सकते हैं अपन उसको, लेंथ बोल सकते हैं, कि इसकी जो लेंथ है वही क्या है, मोड z है। लेंथ कहाँ से, ओरिजिन से, किसकी, एक स्पेसिफिक पॉइंट की। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ z। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोड z भी बोल सकते हैं। इसको अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये x है, ये y है, तो मोड z हमारा क्या हो जाता है, √x² + y² ही तो होता है, यही तो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपन देखते हैं द एंगल थीटा विच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। भाई ऐसे बताऊंगी तो आप सही में सो ही जाओगे। देखो डायग्राम में देखो, हेडिंग क्या पड़ी थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो यहाँ पर है ना, ये जो पॉजिटिव x एक्सिस आपको दिख रही है, इससे ये ऊपर थीटा एंगल बन रहा है ना। तो कुल मिला के ये तीन लाइन यही बोल रही है कि जो x एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या अपन उसे क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z भी बोल सकते हैं। वापस पढ़ लेते हैं, द एंगल थीटा विच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस in anti-clockwise sense is called argument या amplitude of z and denoted by this। सिंपल, अभी मैंने यही समझाया था आपको। अब देखो हमें यहाँ पर x दे रखा है, ये हमें यहाँ y दे रखा है, हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा, अगर ये दोनों दे रखे हैं मतलब हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, y अपॉन x, और इस 10 को उधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 इन्वर्स हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, थीटा बराबर 10 इन्वर्स y अपॉन x, या y हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि अपन ने पढ़ा है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो y हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, सिंपल। उसके बाद देखो, लेट OP इक्वल्स टू R, ये जो है OP, यहाँ पर ये O लिख देना, ये बराबर R हमने माना, ये R बराबर भी क्या है, मोड Z है ना। अपन ने क्या पढ़ा था, ये Z ही तो है, मॉड्यूलस ऑफ Z। इसको अपन ने एक नाम दे दिया R,
ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल एक्स और वाई को अगर अपन को लिखना हो तो देखो, सॉरी, एक्स अपॉन आर की वैल्यू बताना अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में पूछे तो एक्स अपॉन आर, थीटा के रेस्पेक्ट में एक्स क्या है, बेस, आर क्या है, हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर कॉस थीटा, है ना। तो एक्स अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। और सेम एज इट इज़ अगर मैं लिखूँ वाई अपॉन आर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, तो वही मैंने लिख रखा है y बराबर आर साइन थीटा। सिंपल, यह आ गया आपको समझ। अब देखो, हमने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, दोनों में से r क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिंपल। तो ये चीज़ अपन बहुत बार ऐसे फिजिक्स या कहीं पे यूज़ लिया होगा, तो अपन सोचते होंगे यार ये कहाँ से आया है आखिर, आज समझ आ गया, है ना। आर यहाँ पे कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो इक्वेशन आई है वो क्या होती है, पोलर फॉर्म ऑफ जेड बोल सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इसकी पोलर फॉर्म बताओ। अब आपको यही मतलब नहीं पता पोलर फॉर्म क्या होता है तो कैसे निकालोगे, है ना। सो आई होप आपको समझ आया होगा, ये इसकी पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म अपन इसको बोल सकते हैं। अब देखो, ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, माइनस लगाओ तो माइनस आ जाएगा, प्लस लगाओ तो प्लस आ जाएगा। सिंपल, ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वेट अ मिनट, ई की पावर आयोटा थीटा इसके बराबर है, तो ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिल रही है, इधर। तो यहाँ पर हम इसकी जगह ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो हमने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, z बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यूलेरियन फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। ये इसकी पोलर फॉर्म थी, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिंपल, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल करने से पहले एक और कंसेप्ट आप ध्यान में रखो, फिर उसके बाद अपन एग्जाम्पल करते हैं। जो हमारा ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या बताया, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। माइनस पाई से पाई के बीच होता है हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मतलब एंगल बनेगा तो माइनस पाई से पाई के बीच ही बनना चाहिए। तो देखो, अपन नॉर्मल अगर अपन केसेस में पढ़ा है तो अपन ने क्या पढ़ा है, इधर अगर कोई एंगल बनता है तो यहाँ से यहाँ अपन देखते हैं तो वो क्या होता है, थीटा, उसको अपन ने क्या ले लिया, अल्फ़ा ले लिया एंगल को, है ना। यहाँ पर कोई भी हमारा बनता है अल्फ़ा एंगल, तो यानी थीटा बराबर अल्फ़ा, ठीक है, एंगल बराबर अल्फ़ा। अगर यहाँ इधर कोई बन रहा है हमारा एंगल, तो ये पूरा इधर घूम के जाता है, इसको मान लो अल्फ़ा, और इधर क्या हो जाएगा, पाई, है ना। इधर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्योंकि अपन इस सेंस में देख रहे हैं तो ये पाई होता है। तो पाई में से ये अपन कर दे माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल अपने को मिल जाएगा, है ना, ये वाला एंगल अपन को मिल जाएगा ना। सॉरी, मेरे को अल्फ़ा ये नहीं लेना था, मैंने अल्फ़ा ले लिया तो थोड़ा आपको गड़बड़ लग रहा होगा। अल्फ़ा ये था, ठीक है, और ये पूरा क्या है, पाई है। तो पाई में से ये अल्फ़ा माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल अपन को मिल जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा, और इधर थीटा बराबर अल्फ़ा, ठीक है, ये बात समझ आई। अगर मान लो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई है, तो अब मैं इतना घूम के जाने की बजाय, है ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना, मतलब 3 पाई/2 और कुछ समथिंग लाइक दैट, उससे ज़्यादा हो जाएगा। और अपना क्या होना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच आना चाहिए। तो अपन इतना ना जाके अपन क्या कर देते हैं, उल्टा आ जाते हैं,
इस एक्स एक्सिस से यहाँ पे देख लेते हैं। पहले अपन ऊपर जा रहे थे तो पॉजिटिव अल्फ़ा ले रहे थे। अगर इस एक्स एक्सिस से अपन नीचे देखें, है ना, पहले अपन ऊपर जा रहे थे तो पॉजिटिव अल्फ़ा, अगर अपन यहाँ नीचे देखें तो माइनस अल्फ़ा लगा देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा। पहले अपन के क्या हो रहा था, यहाँ पर 2 पाई माइनस अल्फ़ा हो रहा था। 2 पाई माइनस अल्फ़ा कैसे, ये पूरा पाई 180, ये पूरा 2 पाई 360, और यहाँ पर जो हमारी लाइन थी, ये अगर एंगल अल्फ़ा बन रहा था तो पूरे 2 पाई में से अल्फ़ा वाले को माइनस कर दें तो ये एंगल अपन को मिल ही जाएगा ना, तो इसलिए ये लिखा। पर अपन ने इसको ये क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच चाहिए अपन को, है ना, और ये जो है 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ये इन दोनों से क्या हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है। उसके बाद रही बात थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर डायग्राम देखो, ये आपको लाइन बना के दे रखा है ना। नॉर्मल अगर देखें अपन, यहाँ से अगर इधर जाएं तो ये तो अपनी इस बाउंड्री से बाहर जा रहा है, और अगर इधर अगर अपन देखें तो ये बाउंड्री के अंदर आ रहा है, तो अपन कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो पाई एंगल बन रहा था, तो जब उल्टा जा रहे हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, माइनस पाई बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। ये जा रहे हैं तो माइनस पाई एंगल हमारा बनेगा, और ये वाला एंगल कितना बनेगा, माइनस अल्फ़ा। इधर वाला अल्फ़ा बनता है तो इधर वाला क्या बनेगा, माइनस अल्फ़ा। इस पूरे माइनस पाई में से, इस पूरे माइनस पाई एंगल में से ये माइनस अल्फ़ा वाला माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा एंगल, है ना। देखो इस पूरे में से ये पूरा माइनस पाई, इस पूरे में से अपन क्या माइनस कर रहे हैं, ये माइनस अल्फ़ा को माइनस कर रहे हैं। माइनस अल्फ़ा को अपन ने क्या किया, माइनस कर दिया, तो बचा हुआ पार्ट अपना एंगल बन जाएगा, और यही एंगल अपन को चाहिए था, ग्रीन वाला पार्ट। तो देखो क्या बोला मैंने अभी, माइनस पाई में से माइनस अल्फ़ा को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है कि ये कहाँ से आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आई होगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। एक बार आप थोड़ा मेरी पीडीएफ से गो थ्रू करें, खुद से समझने का ट्राई करें। स्टिल समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब अपन देखते हैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दे रखा है, अपन को इसकी कोई पोलर फॉर्म निकालनी है या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आर कैलकुलेट करेंगे। आर क्या होता है, मोड जेड, तो मोड जेड अपन को निकालना आते ही है, तो उसका आंसर क्या आया, 2 आया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 + 3, आंसर इधर आ गया 2। फिर अपन को निकालना है एंगल, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो वो क्या निकालेंगे, tan इनवर्स -√3 अपॉन -1, इधर बचा √3, tan इनवर्स √3, tan हमारा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी पाई/3 रेडियन पे, है ना। तो ये हमारा आ गया थीटा एंगल। लेकिन x जो है 0 से छोटा है, y जो है 0 से छोटा है, ये हमें कैसे पता लगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखकर हमें पता लगा है। क्वेश्चन में x क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, y क्या दे रखा है, -√3 दे रखा है। जो हमारा x है वो 0 से छोटा आ रहा है, और जो y है वो भी 0 से छोटा आ रहा है, यहाँ -√3, इधर भी माइनस ही है। तो हमारा जो z है वो हमें पता लग गया कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे, क्योंकि ये वाला जो है -y एक्सिस, ये वाला -x एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ दोनों हमारे माइनस आ रहे हैं, तो पक्का हमारा जो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो अभी अपन ने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या पढ़ा है, -पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ हमारा अल्फ़ा कितना आया, अपन ने क्या निकाला था ऊपर, पाई/3, तो अल्फ़ा अपना पाई/3 आया है, तो उससे हमने थीटा कितना निकाल दिया, -पाई प्लस अल्फ़ा, तो -पाई प्लस पाई/3, इनको ऐड करोगे तो -2 पाई/3। पोलर फॉर्म निकालोगे तो z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
तो यहाँ पर आर की वैल्यू अपनी स्टार्टिंग में निकाली थी, कितनी आई थी, 2 आई थी। इधर कॉस थीटा बराबर -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। इसको नॉर्मल अपन ने ओपन कर दिया। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले में बताया है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हट चुका है। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। यहाँ पे ये माइनस साइन आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। सिंपल। उसके बाद अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे तो वो क्या होती है, r इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा। तो r यहाँ पर क्या है, 2, और e की पावर आयोटा थीटा हमारा ये है। सिंपल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब अपन देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, यूनिटी यानी 1 और इसका क्यूब रूट, अगर अपन इसका क्यूब रूट कर दे तो ये हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, अब अपन देखते हैं। इसको अपन ले लेते हैं z के बराबर, z बराबर दिस। इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। और ये जब उधर जाएगा इक्वल के तो क्यूब बन जाएगा, तो z क्यूब बराबर 1 हो गया। ठीक है, z क्यूब -1, ये 1 इधर आ गया तो बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के अपन को रूट्स निकालना है, और इसके कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि ये हमारी कैसी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये अपन ने बचपन में पढ़ा है, 6 to 8th क्लास, 6 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 8 to 10th क्लास, है ना। तो इसके अगर अपन आइडेंटिटी से ओपन करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होती है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ओपन किया तो ये हमारा बन गया। यहाँ से हमारा आया z बराबर 1, और इधर इसको सॉल्व करोगे वही किससे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो आंसर आया दिस वन। ठीक है, तो हमारे ये 3 यहाँ पर रूट्स निकल कर आ गए। एक तो क्या आया 1, और 2 ये आए, जिसमें से पहले वाला जो आया ये अंडर रूट वाला, इसको अपन ने w मान लिया, w यानी ओमेगा। और फिर अगर अपन ने ये दूसरा वाला देखा, ये दूसरा जो आया है वो इसका क्या है, स्क्वायर है। इसका क्या है, स्क्वायर है, यानी ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। आप सोच रहे हो यार इसका स्क्वायर करने पर ये कैसे आएगा, मैंने भी सोचा था, फिर मैंने इसका एक्चुअल में स्क्वायर करके देखा तो ये यही आया। तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है, चेक करना कि ये इसका स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना, मैंने सॉल्व करते वक्त कर दी थी। तो ये हमारे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे 3 इसके रूट्स आए, एक तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये हमने पूरा कंसेप्ट देखा। अब इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जिसके हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो इन तीनों को ऐड करने पर हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, इधर तो ये 1 है, 1 में इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ध्यान से देखो और ऐड करो, एलसीएम आएगा 2। इधर क्या बचेगा, -1 प्लस √3 आयोटा, इधर -1 माइनस √3 आयोटा, ये बचा। तो इधर √3 आयोटा से ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, -2/2। आंसर क्या आया, -1। तो इन दोनों को ऐड करने पर आंसर आया -1, और एक हमारा इधर 1 है ही, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये 0 कैसे आ गया, समझ आ गया। उसके बाद इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आप खुद करके देख लेना, अब मैं ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे एक बात समझ आई, क्या आई वो बात समझ, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। कैसे, इन दोनों को ध्यान से देखो, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, तो ओमेगा क्यूब हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको ध्यान में रखना। ओमेगा का अगर अपन बार करें, ओमेगा बार कर दें तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, और ओमेगा स्क्वायर का अगर बार कर दें तो वो ओमेगा का बराबर होगा। ठीक है, दोनों वाइस वर्सा। उसके बाद देखो एक और प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की पावर 2p। इसके दो आंसर निकलेंगे, या तो 3 या 0। 3 कब होगा, जब p जो होगा मल्टीपल ऑफ 3 होगा। p किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का। जैसे देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ये यहाँ पे 3 का मल्टीपल ले लिया,
और यहाँ 3 का मल्टीपल लिखने से आंसर आया ओमेगा की पावर 6। तो ये आंसर हमारा 3 आ रहा है क्या, देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है अभी बताया 1, तो 1 प्लस 1, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब का अपन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ओमेगा की पावर 6 को, तो 1 प्लस 1 और इधर 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर 0 कैसे आता है। इसका आंसर 0 कब आएगा, जब ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, जब ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे 1 प्लस ओमेगा 1 ले लो, या चलो 2 ले लेते हैं, 2 प्लस ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा 4 लिखा, हमने यहाँ पे 2 ले लिया जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब और ओमेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ इसको, ओमेगा क्यूब और ओमेगा का मल्टीप्लाई। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये हमारी अगेन क्या निकल के आ गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इधर भी क्या आ गया, 0 आ गया। सिंपल। आई होप आपको शायद बीच में वीडियो अटक गई थी। देखो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली, ये लास्ट वाली क्या है वो कि वही निकल के आ गई, 1 प्लस 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, यहाँ पे p की जगह हमने 4 लिख दिया। ठीक है, तो यही सेम प्रॉपर्टी हो गई। अब 4 देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्यूब और 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो क्यूब यानी 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब क्या रह जाएगा, केवल ओमेगा। यहाँ ओमेगा की पावर 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी 1, 6 तो यहाँ हो गया, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर रह गया, तो ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों का अगेन ऐड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, पहली वाली प्रॉपर्टी। सिंपल। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे लास्ट के केवल 2 टॉपिक और रह रहे हैं, थोड़ा अपने आप को बनाए रखना है इस वीडियो में। डी मोवियर्स थ्योरम, ये क्या होता है भाई, अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर हम n कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये जो n है वो थीटा से पहले पहले आ जाएगा। यही हमारी डी मोवियर्स थ्योरम होती है। कैसे, अब यहाँ हमने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ z, तो r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हमें z की पावर n करनी हो तो यहाँ r की पावर n और इधर इसकी पावर n होगी, तो ये डी मोवियर्स थ्योरम से ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। सिंपल। एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर इसकी पावर -1 है तो -1 देख के कंफ्यूज नहीं होना है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये समझ के, मतलब ये आंसर देख के ये मत समझना कि ये जो माइनस है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया -1। नो, ये -1 क्या है, दोनों थीटा में आया है। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। फिर आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा, तो वो माइनस आयोटा साइन थीटा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा डी मोवियर्स थ्योरम। फिर एक और ये कंसेप्ट है, अगर ऐसे आपको 3 कंटिन्यू मल्टीप्लाई में दे रखे हों, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 2 दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, ऐसे 3 अलग अलग दे रखे हों, तो उसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा, इन तीनों का एडिशन कर देना है थीटा का। ये कैसे आया, आप इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कौन सी फॉर्म बनेगी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कुछ इस तरीके से अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे फॉर्मूला, और इन दोनों का क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कुछ ऐसा समथिंग करके आएगा, या फिर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ रहा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसा आएगा। फिर वो जो आया उसका और इसका मल्टीप्लाई करना, आंसर देखना यही आएगा। सिंपल। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट के केवल ये 2 टॉपिक रह गए हैं, बहुत छोटे से हैं, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बस मैंने हाईलाइट करके बता दिया ताकि आपको और याद रह जाए। z बराबर दिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वैसे अभी अपन ने देखा रैशनलाइज करते हैं, तो ऊपर तो ये लिख देते हैं, नीचे a² प्लस b²,
तो ये जो अभी अपन ने किया, ऊपर इन दोनों का माइनस किया आयोटा वाला, तो ऊपर वाला तो क्या निकला, z का कॉन्जुगेट निकला, और नीचे वाला क्या निकला, मोड ऑफ z का स्क्वायर निकल गया। तो जब भी हमें रेसिप्रोकल ऑफ z करना हो तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ऊपर हमें क्या लिखना है, z का कॉन्जुगेट, नीचे क्या लिखना है, मोड z का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसको देखो, अपन जब मोड ऑफ z स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और z को यहाँ ले जाएंगे, ये इक्वेशन आएगी। और ये इक्वेशन अपन ने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, मॉड्यूलस ऑफ z में पढ़ी थी अपन ने ये सेम चीज़ अर्लियर, जाके देखना एक बार वापस। ठीक है, तो वो की वही सेम चीज़ लिख रखी है, केवल एक कंसेप्ट था कि ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, इसको अगर अपॉन में ले जाएं तो 1/z का आंसर आ जाता है ये। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अपन को स्क्वायर रूट करना हो तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं 1 मिनट ऊपर ले लेती हूँ। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अपन को स्क्वायर रूट करना हो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, प्लस माइनस। स्क्वायर रूट में हमेशा 2 आंसर आते हैं, इसलिए प्लस माइनस लिख रखा है, इससे कंफ्यूज ना होए। अगर आपका जो ये बी वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो अगर 0 से बड़ा दे रखा हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर वो 0 से छोटा दे रखा हो, यानी यहाँ पर प्लस की जगह नेगेटिव साइन हो, तभी होगा ना ये बी वाला नेगेटिव। 0 से छोटा तभी होगा जब यहाँ माइनस साइन होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और नॉर्मल यहाँ पर क्या रखना है, मोड ऑफ z रखना है इसकी जगह, और यहाँ पर a की जगह a रखना है। और नॉर्मल इसको सॉल्व करना, आपको इसके स्क्वायर रूट के आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस सेशन में मैंने ट्राई किया है क्लास 11th का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपाइल करके जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, फार्मूलाज, प्रॉपर्टीज़ है, सारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट एक ही चीज़ प्रोवाइड मतलब हो गई एक ही वीडियो में। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हों, 11th-12th की मैथ्स पढ़ना चाहते हो इन इंग्लिश मीडियम। और आप PDF भी शेयर कर सकते हैं उनको चाहें तो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आगे फर्दर वीडियोस अपलोड करूँगी। एंड देन सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे प्लीज़ हेल्प करना मेरी कि मैं जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर गेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच।